में अब बात करेंगे तेलंगाना के एसएलबीसी टनल की, जहां 8 जिंदगियां अब भी फंसी हुई है। रविवार को जद्दोजहद की गई इन जिंदगियों को बाहर निकालने की, इन्हें बचाने की, ऑक्सीजन की सप्लाई भी की गई ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, लेकिन अभी भी ये लोग वहां पर इसी तरीके से फंसे हुए हैं। राहत बचाव कार्य आज भी इसी तरीके से चलने वाला है। तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर परियोजना में फंसे 8 लोगों की जान को बचाने के लिए बीते 2 दिन से कोशिश हो रही है। 36 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन 8 जिंदगियों को बचाने की हर कोशिश अभी तक असफल ही साबित हुई है। सुरंग की छत का एक हिस्सा ढहने से वहां काम करने वाले 4 मजदूर, 2 इंजीनियर और 2 अन्य लोग वहां फंस गए हैं। ये हादसा पॉइंट नंबर 14 किलोमीटर पर हुआ। रविवार को रेस्क्यू टीम उस जगह के बेहद करीब पहुंच गई थी जहां हादसा हुआ, लेकिन काफी कीचड़ और दलदल होने की वजह से वहां पहुंचना चुनौती बन गया। इस बीच तेलंगाना सरकार सेना, नौसेना, एनडीआरएफ के साथ बचाव कार्य कर रही है। एनडीआरएफ टीम है, डिफेंस टीम से नेवी के भी आ रहे हैं। सो वी आर नॉट स्पेयरिंग एनी एफर्ट। फिलहाल तेलंगाना में एनडीआरएफ की टीम और दूसरे सभी लोग 8 जानों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। पूरी कोशिश है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बर्बरता का एक नया अध्याय देखने को मिल रहा है, जहां अब वहां के लोग एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए हैं। इस बीच भारत ने भी 2 टूक समझा दिया है कि सुधर जाओ, बाज आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। कट्टरपंथ में पाकिस्तान को पीछे छोड़ने पर आमादा बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। हैरानी यह है कि इस बार कट्टरपंथियों के निशाने पर बीएनपी के नेता भी आ गए हैं। इसी कड़ी में दंगाइयों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद बाबुल मियां की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। ढाका के धामराई में अंजाम दी गई इस हिंसक घटना के बाद से ही पूरे बांग्लादेश में तूफान मच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी नेता बाबुल मियां पर यह हमला उनकी पत्नी की आंखों के सामने हुआ। बताया जा रहा है कि हमलावर इतने नफरत से भरे हुए थे कि पहले दंगाइयों ने बाबुल मियां की डंडों और पाइप से बेतरतीब पिटाई की। फिर जब वो जमीन पर अधमरे होकर गिर गए तो हत्यारों ने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी, जिसके कुछ देर बाद ही बीएनपी नेता की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से ही ढाका में तनाव है और लोग यूनुस सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ढाका में सामने आई इस घटना के ठीक पहले भारत ने भी यूनुस सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया। भारत ने बांग्लादेश में बेलगाम हो चुकी कट्टरपंथी ताकतों को लेकर यूनुस सरकार को खुलकर कह दिया है कि जब तक बांग्लादेश कट्टरवाद और आतंकवाद के मुद्दे हल नहीं कर लेता, भारत दूसरे मुद्दों पर ढाका से कोई बात नहीं करेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को यह संदेश मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान तब दिया जब उनकी मुलाकात बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के प्रतिनिधियों को कहा कि बांग्लादेश की धरती पर आतंकवाद को सामान्य नहीं बनाना चाहिए। बैठक के दौरान सार्क को लेकर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश ने सार्क का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान की भूमिका के कारण सार्क कई सालों से निष्क्रिय है। बांग्लादेश सार्क को फिर से सक्रिय करना चाहता है। जयशंकर ने 2 टूक जवाब दिया, आतंकवाद के मुद्दे का हल हुए बिना सार्क पर चर्चा नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर ने इशारों में यूनुस सरकार को बता दिया है कि अगर पाकिस्तान की राह पर निकले बांग्लादेश के कदम नहीं रुके तो उसका हाल भी आतंकिस्तान जैसा ही होगा। उनका देश जिस दिशा में वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम ये कहते हैं वहाँ पर ना डेमोक्रेसी रहेगी ना ऑटोक्रेसी रहेगी, वहाँ पर एनार्की रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारी राय वो नहीं मानते फिर हमारे पास दूसरे तरीके हैं उन्हें समझाने के।
जाहिर है यूनुस के गद्दी पर बैठते ही बांग्लादेश कट्टरपंथियों का नया ठिकाना बन गया। हिंदू हिंसा के साथ बांग्लादेश में जो हिंसा शुरू हुई, अब उसका भी रूप बदल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की शह पर भारत से दुश्मनी मोल लेने वाले बांग्लादेश में आगे क्या क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने शानदार वापसी की। दिल्ली में अपने विधायकों का नेता भी चुन लिया। नई नेता ने सीएम की कुर्सी भी संभाल ली और अब मौका है विधानसभा सत्र का। उस विधानसभा सत्र जहां कई राज पहले ही दिन खुलने लगेंगे। जी हां, दिल्ली विधानसभा का ये वही सत्र होने वाला है जहां केजरीवाल सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब बीजेपी उससे लेने वाली है। दिल्ली की नवगठित विधानसभा का पहला सत्र 3 दिनों तक चलेगा। बैठकें 24, 25 और 27 फरवरी को निर्धारित है। 26 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। आज सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। लेकिन इस सत्र में जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात होने वाली है वो है सीएजी रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जिसे सदन के पटल पर रखने के बाद 10 साल के उस कार्यकाल का खुलासा होने वाला है, जिसे आम आदमी पार्टी अब तक कट्टर ईमानदार कार्यकाल बताती रही। पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। आम आदमी पार्टी ने 10 साल तक ईमानदारी का चोला पहनकर सरकार चलाई, लेकिन शीश महल के एक वीडियो ने असलियत सामने ला दी। अब बीजेपी सीएजी रिपोर्ट के साथ ईमानदारी की पूरी कहानी का काला चिट्ठा खोलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है कि आखिरकार केजरीवाल ने 10 सालों में किस ईमानदारी के साथ काम किया है। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के बीजेपी की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, हमारे संवाददाता ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट से बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। क्या क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों को उठाया गया? भाई, हम एक संगठन के कार्यकर्ता हैं। संगठन के कार्यकर्ता